अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फिजिक्स 2021 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2021 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और 2021 के अंदर जो पेपर आया था वो कंसिस्ट कर रहा था सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और टोटल थे 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है जी, और कंडेंस सिलेबस से आया था। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो पहला है डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी? तो अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो प्रेशर की डेफिनेशन के मुताबिक प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर डायमेंशन देखें फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू और एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। एक एल से एक एल होगा कैंसिल, तो एम टी माइनस टू और अपॉन में आ जाएगा एल, या इसको हम लिख सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू सेलेक्ट करना है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन द बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम। एक बॉडी है 10 किलोग्राम की और दूसरी बॉडी है 20 किलोग्राम की, और मैं चाहता हूं कि दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकेंड बॉडी शुड बी। जो सेकेंड बॉडी में फोर्स अप्लाई होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए F इज इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स यानी कि बराबर होती है एम ए के। अच्छा, अब मासेस यहाँ पर डबल हो रहे हैं और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जैसा कि इस केस में लिखा हुआ है। तो क्योंकि दूसरा वाला मास डबल है तो उस पर फोर्स भी डबल अप्लाई करनी पड़ेगी। भारी बॉडी है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो पाएगा, यानी कि ये हो जाएगा डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 3। ट्रक ड्राइवर या ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 360 किलोमीटर और जो टाइम गिवन है वो है 5 आवर्स, और आंसर भी किलोमीटर पर आवर में दोनों को डिवाइड करना है। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ उसको डिवाइड कराओ टाइम से, वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है और कितनी देर में हुआ है? इन 5 आवर्स। ठीक है, तो आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। 360 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 72 एंड किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 72 किलोमीटर पर आवर, दिस वन। ओके, question number 4. How long does it take by a car going at 30 meter per second to stop if it decelerates at 7 meter per second square? ये given है हमें acceleration और ये given है हमें इसकी initial velocity, और stop का मतलब हो गया final velocity बराबर है 0 के। तो vi पता है, vf पता है, a पता है, और हमें मालूम करना है टाइम। डेटा बताता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Vf बराबर होता है Vi प्लस AT। तो Vf कितना है? Vf है 0। Vi कितना है? Vi है हमारे पास, Vi कहाँ गया? Vi है 30। Vi है 30 एंड वी हैव टू फाइंड, और ये जो एक्सेलरेशन है और डीसेलेरेट हो रहा है बेसिकली, तो अगर डीसेलेरेट हो रहा है तो माइनस में आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 7, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 70। माइनस से माइनस कैंसिल। फाइनली हमें टी को अलग करना है, जो कि बराबर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 7, और 30 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4.2 4.28 सेकेंड्स। तो ऑप्शन से मैच करना है बेसिकली इधर 4 सेकेंड। ठीक है, करीब तरीन कहां पर आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा था 4.2, तो अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा इधर। ठीक है जी, डीसेलेरेट की वजह से हमने माइनस में पुट करा है। क्वेश्चन 5। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मास फॉलिंग फ्रीली विल बी। जो फोर्स एक्ट होती है उस बॉडी पर जो कि जिसका मास कितना है? जिसका मास है 1 किलोग्राम और वो फ्री फॉल मोशन में है। ठीक है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही होती है? 5 न्यूटन है, 19.6 है, 9.8 है, और है 0 न्यूटन। तो हमें पता है फोर्स बराबर होती है एम ए के, और इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग मोशन इट इज इक्वल टू 9.8, और यहाँ पर हो रहा है मास 1 किलोग्राम, तो 1 इंटू 9.8
इट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है अराउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, इट्स एक्सेलरेशन इज, तो क्या होगा उसका एक्सेलरेशन, क्या कर रहा है, राउंड ले रहा है, रेडियस गिवन है और कांस्टेंट स्पीड गिवन है। दिस इज क्वेश्चन 6। तो सीधी सी बात है, बात हो रही है यहाँ पर एक्सेलरेशन की, जो कि है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, और कितनी स्पीड है, जो कांस्टेंट स्पीड है वो है 20 और 100 है। 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा और डिवाइड बाय रेडियस यानी कि 100। 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो जो एक्सेलरेशन है, जो कि एक्चुअली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Question number 7, the rate of change of angular momentum, the rate of change of angular momentum is known as torque. Torque जो है basically बराबर होता है कितना, rate of change of angular momentum, ये था ना dl over dt, तो torque आ जाता है, तो rate of change of angular momentum दरअसल torque होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक 400 न्यूटन की फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे टू एन ऑब्जेक्ट at the distance of 200 centimeter from the axis of rotation, तो moment of force generated is, बात हो रही है यहाँ पर moment of force। moment of force को दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं, moment of force को दूसरे लफ्जों में टॉर्क कहते हैं। तो बेसिकली फोर्स गिवन है और मोमेंट आर्म गिवन है, परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा, जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 8, ठीक है, अगर हमें टॉर्क मालूम करना है तो वैसे आपको पता है टॉर्क बराबर होता है आर एफ साइन थीटा। ठीक है जी। अब फोर्स परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया थीटा हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 एक्चुअली बराबर होता है 1 के। फॉर्मूला सिर्फ आर एफ बचेगा। आर डिस्टेंस है, आर कितना है, आर है डिस्टेंस, अच्छा 200 सेंटीमीटर है, बट हमें तो मीटर में आंसर चाहिए होता है, तो आर है 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ताकि मीटर्स में आ जाए, तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर के बराबर। रेडियस की जगह पर आया 2, और फोर्स कितनी है, फोर्स है 400, तो 2 इंटू 400 इट इज इक्वल टू 800 न्यूटन मीटर, जो कि टॉर्क कहलाता है। तो बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली पूछा नहीं है कि टॉर्क, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब भी यही होता है, इट मीन्स के जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर वो है टॉर्क। तो ऑप्शन में देख लो क्या है, 800 न्यूटन मीटर, जो कि बेसिकली टॉर्क का ही यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक 1%, अगर अर्थ का रेडियस श्रिंक हो जाए 1% ही सही, बस श्रिंक हो जाए और मास कांस्टेंट रहे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वर्ड, तो सीधा सीधा फॉर्मूला ऑफ जी पता होना चाहिए, वैल्यू ऑफ जी। अगर हमें वैल्यू ऑफ जी चाहिए तो वो होता है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। अब कह रहे हैं मास तो कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस कम हो गया है, तो अगर रेडियस कम हो गया है तो वैल्यू ऑफ जी को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऊपर नीचे लिखे होते हैं तो इनवर्स रिलेशन होता है, ये होना चाहिए इंक्रीज, रेडियस कम हुआ तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ गई। द स्पीड ऑफ साउंड इन स्पेस, यानी कि वैक्यूम में। साउंड क्या है, साउंड मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत होती है। तो क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रेवल नहीं करता स्पेस में, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और यही वजह है कि सन पर होने वाले जितने भी एक्सप्लोजन हैं उनकी आवाज हमें कभी भी नहीं पहुंचती, वजह है कि दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रेवल नहीं करता। क्वेश्चन 11, ए सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग SHM, एक सिंपल पेंडुलम में SHM परफॉर्म कर रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म कर रहा है विद टाइम पीरियड T। इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब गिवन कंडीशन ये है कि जो लेंथ है L प्राइम कर देता हूं, वो असल लेंथ का हमने कर दिया है डबल, यानी कि 2 कर दिया है, 2 टाइम, तो क्या होगा उसका नया टाइम पीरियड, यानी कि T प्राइम। तो T प्राइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई अपनी जगह पर है, अंडर रूट L प्राइम आ जाएगा और G आ जाएगा। L प्राइम का मतलब उसकी वैल्यू, तो T प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L प्राइम कितना गिवन है
2L के बराबर ओवर G लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो देखो हम पता क्या करेंगे, T प्राइम इज इक्वल टू ये जो √2 लिखा हुआ है इसको अलग लेकर आओ और बाकी जो जो बचा है उसे लिख लो। 2 बचा, पाई बचा, √, के अंदर L बचा और G बचा। ये जो इधर 2 लिखा हुआ है ना, ये वाला 2, उसको समझ लो हम बाहर ले आए √2 बना के। ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको नजर आ रहा है किसको शो करती है, ये एक्चुअल टाइम पीरियड को शो करती है। तो T प्राइम हो जाएगा √2 टाइम्स T के, और √2 का मतलब होता है 1.41, तो इसका मतलब टाइम पीरियड 1.41 टाइम्स हो जाएगा अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो 1.414 टाइम्स अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो। क्वेश्चन 12, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनता है, आईपीस से नहीं, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनता है वो रियल भी होता है और मैग्नीफाइड भी होता है। रियल एंड मैग्नीफाइड इज द राइट आंसर। ठीक है जी। स्टूडेंट कंफ्यूज हुए इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और उन्होंने आंसर लगाया यहाँ पे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, लेकिन याद रखिए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड आई पीस से बनता है, ऑब्जेक्टिव से नहीं। ऑब्जेक्टिव से रियल और मैग्नीफाइड होता है। नंबर 13, द पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच द रे पास विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, पॉइंट जो कि लेंस में होता है जहां से लाइट पास हो जाती है विदाउट एनी डेविएशन, और पता है कहां होता है, वो होता है उस लेंस के, ये अगर लेंस है तो उस लेंस के सेंटर में होता है। इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से रे विदाउट एनी डेविएशन गुजर जाती है। अगर कोई भी रे पास होती है तो बिना अपना रास्ता चेंज किए पास हो जाती है। सो करेक्ट आंसर होगा इधर ऑप्टिकल सेंटर। पोल वोल नहीं है, पोल होता है उसमें मिरर में। नंबर 14, वर्क एनर्जी इक्वेशन को हम और क्या कह सकते हैं, वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है वो एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। जब आप देखोगे तो उसके मुताबिक जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन ग्रेविटी, इन एयर रेजिस्टेंस मूव करवाते हैं तो जो लॉस आता है इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसा कर लो कि जो लॉस आता है इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो बेसिकली एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इस वजह से इसको हम कहते हैं इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM, एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड A के बराबर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज A। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है उसके एम्पलीट्यूड पर, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है ऑन मीन पोजीशन। तो इस वजह से करेक्ट आंसर ए ही आएगा क्योंकि उन्होंने कहा था एम्पलीट्यूड ए के बराबर है। नंबर 16, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसको फोकस किया गया है इंफिनिटी पर विथ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 60 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी, तो याद रखिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फोकस्ड फॉर इंफिनिटी हमेशा बराबर होता है FO प्लस FE के, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव में फोकल लेंथ ऑफ आईपीस ऐड कर देते हैं इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और गैलीलियन के लिए माइनस करते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 60 है और इसकी 3 है, तो ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर, दिस वन। ओके जी। क्वेश्चन 17, इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F देन इमेज फॉर्म्ड विल बी। अगर तो रखा जाता है इमेज को 2F के बाद, ऑब्जेक्ट को 2F के बाद, तो इमेज बनता है बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, तो रे डायग्राम बना के देख सकते हो, वैसे इतना टाइम नहीं है तो याद रखो, सीधी बात है। नंबर 18, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होती है। याद रखिए जो एक्स कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल का वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि कोई और फोर्स तो है नहीं जो कि उसके एक्स कंपोनेंट को चेंज कराएगी। तो अगर कांस्टेंट रहती है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वाई कंपोनेंट है ऊपर जाते जाते कम होता है, फिर नीचे आते आते बढ़ता रहता है। कैपिटल जी की डायमेंशन देखनी है, कैपिटल जी जो कि होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायरेक्टली याद रख सकते हो।
और अगर नहीं याद है तो कैलकुलेशन करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटल जी का फॉर्मूला जो हम बनाते हैं वो बनता है एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। कैसे निकाला? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाला। जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस की डायमेंशन एल और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों मासेस की डायमेंशन m और m आएगा, यानी कि m स्क्वायर करना पड़ेगा। एक m से एक m होगा कैंसिल, तो ऊपर जाके नीचे वाला m माइनस का 1 हो जाएगा, l हो जाएगा क्यूब और t हो जाएगा -2। m इनवर्स l क्यूब t -2, m इनवर्स l क्यूब t -2, m इनवर्स l क्यूब t -2। ये एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के, नहीं तो 180 डिवाइड बाय पाई के जरिए भी आप लोग याद रख सकते हो। प्री इंजीनियरिंग वाले तो कन्वर्ट करते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री जब स्टडी करते हैं तो 180 डिवाइड बाय पाई करोगे 57.3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अगर आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं तो क्या होगी वैल्यू के डॉट आई क्रॉस जे के? ठीक है, के क्रॉस आई क्रॉस जे। तो देखो सबसे पहले आई क्रॉस जे आपको मालूम करना है, तो मैं एक टेक्निक बताता हूं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल आई जे और उसके बाद आता है के। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आंसर पॉजिटिव में आएगा, आता तो तीसरा वेक्टर है, ये तो बात कंफर्म है। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है पहले क्या लिखा हुआ था, के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे का मतलब हो गया कि आप आई से जे की तरफ जाओगे, एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगला आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, यानी कि आंसर आएगा के। ठीक है, और किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है सिमिलर वेक्टर का 1 के बराबर, के डॉट के 1 होता है। इट मीन्स इसका आंसर भी 1 के बराबर आना चाहिए। नंबर 22, a weightlifter consumes 500 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 200 सेकेंड। पावर कंज्यूम कितनी होगी? पावर होती है वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी कंज्यूम करी है 500 और 2 सेकेंड में करी है, कैंसिल होकर आंसर आएगा 250 वॉट। 23, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रेग्स लॉ। ब्रेग्स लॉ जो है एक्स रे डिफ्रैक्शन बताता है, जिसके मुताबिक एम लेमडा बराबर होता है 2d साइन थीटा के। नंबर 24, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट पार्ट डिफरेंस मस्ट बी। जो पार्ट डिफरेंस होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो एम लेमडा के बराबर होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है लेमडा का कंस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पार्ट डिफरेंस बराबर होता है ऑड मल्टीपल, यानी कि एम प्लस हाफ लेमडा के। फिलहाल इन्होंने पूछा है कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है लेमडा का। दैट्स वाई करेक्ट आंसर है एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। नंबर 25, बोथ किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ये किलो वाट आवर ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, ये वो यूनिट है जिसमें बिजली का बिल बनता है। और जो एटॉमिक यूनिट है, बहुत ही छोटे पैमाने पर अगर एनर्जी को नापना होता है, वो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों जो है ना एनर्जी के यूनिट्स हैं। 26, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शन लेस प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्रीज विल बी। तो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का जी साइन थीटा, इंक्लाइन प्लेन वाला ना। फिलहाल 9.8 है और साइन हमें मालूम करना है 30 डिग्रीज। तो साइन 30 बराबर होता है हमारे पास 0.5 के, तो 9.8 इंटू 0.5 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 27, if the mass of the bob of the simple pendulum is doubled, its time period will be। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता मास को चेंज करने से, क्योंकि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसमें आप देखो कहीं पे मास लिखा हुआ नजर आ रहा है? कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मास को कुछ भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पे। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मालूम करना है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन है एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर यूनिट बनाएंगे तो एनर्जी का यूनिट हमें पता है जूल होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है।
और जूल और सेकंड को अगर मिलाया जाए तो ये बन जाता है वॉट, तो इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। 29 द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, 15 यूनिट का एक वेक्टर ए है और उसका एंगल 50 डिग्रीज बन रहा है, तो हमें उसका वाई कंपोनेंट पता करना है कितना होगा। तो वाई कंपोनेंट यानी कि ए वाई खुद बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के, ए का मैग्नीट्यूड है 15 और एंगल है 50, साइन 50, तो 15 इंटू साइन 50 करना पड़ेगा, साइन 50 हो जाएगा हमारे पास 0.766 मल्टीप्लाई बाय 15, इट इज इक्वल टू 11.49। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो 11.5 के बराबर। क्वेश्चन 30, द फ्रिंज स्पेसिंग इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। इसके मुताबिक फ्रिंज स्पेसिंग लैम्डा एल ओवर डी के बराबर होता है, तो ज्यादा कुछ कहानी करनी नहीं है, लैम्डा एल ओवर डी हो जाएगा। 31 द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू एम वी आर, तो इस फॉर्मूले से अगर हम उसकी डायमेंशन निकालें एंगुलर मोमेंटम की 31, क्वेश्चन 31 की, तो एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया क्या होता है एम वी आर, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1 और r की डायमेंशन l, तो क्या बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 1, अभी मिस प्रिंटिंग हुई हुई कहीं पे, बहरहाल इसका करेक्ट आंसर होगा एम एल स्क्वायर और टी माइनस 1, ठीक है ना, एम वी आर होता है, यही आंसर आएगा हमारे पास। अच्छा जी, तो इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज टू बी हाफ्ड, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्पीड को हाफ किया है हमने 32, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देख लो वेलोसिटी को हमें क्या करना है हाफ करना है, लेकिन जब इस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है ना, तो इससे आप याद रखो, वैसे तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है लेकिन स्क्वायर की वजह से अगर स्पीड को हाफ करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 1/4। ओके जी, ये हो गया हमारे पास 33, इट डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक हैंगिंग स्प्रिंग होता है जिसको वेट सपोर्ट कर रहा होता है, एसएचएम करता है, ठीक है जी। मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट करती है और गिटार की स्ट्रिंग या वायलिन की स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करती है, लेकिन जो व्हील है ऑटोमोबाइल का वो रोटेट तो करता है बट वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं करता, पीरियोडिक तो है बट नॉट एसएचएम। ओके जी, 34 द मोशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, नो मोशन नहीं होगा, द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग आर 4000, तो ग्रेटिंग एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर है और आंसर भी हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो ग्रेटिंग एलिमेंट का एक फॉर्मूला होता है 34, ग्रेटिंग एलिमेंट बराबर होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड करते हैं, तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग पर सेंटीमीटर कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस है 4000, तो ये इधर आ जाएगा 4000, 1 डिवाइड बाय 4000, 1 डिवाइड बाय 4000, इट इज इक्वल टू 2.5 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी, ग्रेटिंग एलिमेंट ही चाहिए था, 2.5 10 रेज टू द पावर -4। 35 फोर्स बराबर है 3i के, डी बराबर है 6 जूल के, वर्क डन होगा 0। डॉट प्रोडक्ट की पहचान ये है कि अगर मैं F इंटू डी करूंगा, क्योंकि वर्क डन F डॉट डी होता है, तो I फोर्स का I डिस्प्लेसमेंट के I से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे I नहीं है तो 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का J फोर्स के J से मल्टीप्लाई होगा, फोर्स में कोई J है नहीं तो 0 होगा, टोटल 0 आएगा। 36 द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसने मालूम करी थी, कंफ्यूज नहीं होना, न्यूटन ने नहीं मालूम की थी, केविंडिश ने मालूम की थी। ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय, जो ओशन टाइड्स बनते हैं वो होता है दो की फोर्स की वजह से, जो सन अट्रैक्ट करता है और मून अट्रैक्ट करता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स कर लो, तो उसके नतीजे में टाइड्स बनते हैं। ये पूरा आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 7 में, टाइड्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अगर नहीं मालूम तो।
38 लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर F लिमिटिंग फ्रिक्शन है, R नॉर्मल रिएक्शन है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो सीधा सा फॉर्मूला है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बराबर होती है FO डिवाइड बाय FE के, FO डिवाइड बाय FE। 30 ये क्या हो गया, 40 आ गया। बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम टेलीस्कोप इज, ये क्या लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग बहुत है भाई इसमें। बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, जब वो सेटिस्फाई करता है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों को, तब वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है। 42 ये हो जाएगा, द वर्क डन बाय द फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट के, तो F इंटू एस करना होता है। 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 20, तो 10 इंटू 20 आप करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 200। से आसान क्या देंगे यार। अच्छा जी, लास्ट SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का SI यूनिट जूल सेकंड होता है। SI यूनिट जूल सेकंड होता है, जो कि आप बना भी सकते हो ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और मीटर। ठीक है, अब आप क्या एक काम करो, इसको अगर आप सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो इधर मल्टीप्लाई वाला सेकंड आएगा, डिवाइड में ये सेकंड आ जाएगा। ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है इट इज न्यूटन, मीटर बचा और सेकंड बचा, और न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, SI जूल सेकंड, जो कि मैंने कल यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ठीक है जी, ये हो गए सारे 2021 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो लेक्चर्स देखो जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक का, इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।